क्लास 8 की इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में 4 से 3 सदस्य किए गए। मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग के अधीनस्थ कर दिया गया, उसके अधिकार क्षेत्र में उसको दे दिया गया। लंदन में एक बोर्ड ऑफ काउंसिल कंपनी के नागरिक, सैनिक व राजस्व मामलों को देखने के लिए लगी। अब लंदन में भी एक बोर्ड स्थापित किया गया। ये क्या करती थी? तो काउंसिलिंग कंपनी के नागरिक, सैनिक और राजस्व मामलों की देखरेख ये करती थी। अब है चार्टर एक्ट। अंग्रेजों ने प्रभावशाली प्रशासन व अपने स्थिर नियंत्रण हेतु चार्टर एक्ट भी पारित किए। अब प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट पारित किया। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एक्ट इस प्रकार हैं। चार्टर एक्ट 1793 गवर्नर जनरल को अपने काउंसिलिंग के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार इसमें दे दिया गया। काउंसिलिंग में गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति के समय के लिए उनके द्वारा एक उपराष्ट्रपति भी चुना जाता था। अगर उनकी अनुपस्थिति हो गई तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करते थे। उसके बाद है कंपनी के सदस्यों को भारतीय राजस्व से तनख्वाह दिए जाने को कहा गया। अब इनका वेतन कहाँ से दिया जाता था? तो भारत के लोगों से जो कर वसूले जाते थे उससे उनको वेतन दिए जाने को कहा गया। अब है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 क्या है कि कंपनी भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब सभी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते थे। चीन के साथ चाय के व्यापार पर भी अंग्रेजी कंपनी का एकाधिकार हो गया। अब चीन के साथ भी वो व्यापार कर सकता था, भारत में हर जगह वो आराम से व्यापार कर सकता था। भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान व वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु वर्ष में 10,000 1 लाख रुपए खर्च किए जाना तय हो गया। अब है चार्टर एक्ट 1833। कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यूरोपीय लोगों के लिए भूमि के अधिग्रहण व प्रॉपर्टी के लिए रास्ते खुल गए। बम्बई, मद्रास, बंगाल पूर्णतः गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। वैधानिक उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया। अब है चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 कानूनी सदस्यों को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया। गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर अपनी काउंसिलिंग में 2 और सदस्य चुन सकता था। काउंसिलिंग को ब्रिटिश संसद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता था। वो भारतीय किसी कानून को वो नहीं मानती थी। उसके बाद है स्वमूल्यांकन। आपको नए राज्य के शासक के रूप में कल्पना कीजिए। प्रभावी रूप से शासन करने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे? उसके बाद है न्यायिक व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग ने भारत में 1772 ईस्वी में न्यायिक सुधार शुरू किए। उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत, एक फौजदारी अदालत होनी चाहिए, ऐसा उसने शुरू किया। दीवानी अदालत का मुखिया कलेक्टर होता था और हिंदू और मुस्लिम कानून हिंदू और मुस्लिम पर क्रमशः लागू होते थे।
फौजदारी अदालत का मुखिया कंपनी का भारतीय अफसर होता था। उन्हें काजी या मुफ्ती से मदद मिलती थी। 1853 ईस्वी में कानूनी कमीशन नियुक्त किया गया। उसे भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने का काम दिया गया। फलतः भारतीय दंड संहिता बनी, जिससे सबके लिए कानून का आदर्श स्थापित हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायिक मामले में भारतीय और ब्रिटिश दोनों पर ही कानून लागू होगा। अब प्रशासनिक व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के समय वारेन हेस्टिंग ने भारत में 1772 में न्यायिक सुधार के लिए कानून व्यवस्था बनाया, जिसमें क्या था कि एक दीवानी अदालत होती थी और एक फौजदारी अदालत होती थी। दीवानी अदालत का प्रमुख जो होता था, हेड, वो कलेक्टर होता था। हिंदू के लिए हिंदू कानून के अनुसार दंड दिया जाता था और मुस्लिम को मुस्लिम के अनुसार उसके कानून उस पर लागू होते थे। फौजदारी अदालत का मुखिया कोई भारतीय अफसर होता था और उसकी सहायता काजी और मुफ्ती भी करते थे, जो एक पोस्ट होता था। 1833 ईस्वी में कानूनी कमीशन नियुक्त किया गया। उसे भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने का काम दिया गया। जो भारतीय कानून थे उसको अलग अलग वर्गों में बांटने का काम दिया गया। इसके बाद ऐसा हुआ कि न्यायिक मामले में भारतीय और ब्रिटिश दोनों पर कानून लागू किया जाने लगा। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद है सेना। प्रशासन की बढ़ोतरी हेतु यह आवश्यक था कि अंग्रेज एक सक्षम सेना संगठन करे। सेना को आवश्यकता विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह रोकने, प्रांतीय विस्तार, व्यापारिक गतिविधियों को शांतिपूर्वक चलाने हेतु आवश्यक थी। सेना में मुख्यतः भारतीय सैनिक व सिपाही होते थे। सेना में ऊंचे ओहदे पर ब्रिटिश होते थे। भारतीय केवल सूबेदार तक ओहदे पर पहुंच सकते थे। सेना में ज़्यादा ध्यान पैदल सेना पर दिया गया। सैनिकों को यूरोपीय तरीकों से युद्ध करना सिखाया गया। उनके जीवन को अनुशासित किया गया। बंगाल में सेना अफसरों को मद्रास और मुंबई के अफसरों की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता था। अब प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए एक सशक्त सेना की ज़रूरत अंग्रेज़ों को थी, इसलिए उसने सेना को बढ़ाने का काम किया। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों हो सकते थे, लेकिन ऊंचे पोस्ट पर अंग्रेज़ों को रखा जाता था। अब भारतीयों को केवल सूबेदार तक के पोस्ट पर ही रखा जाता था और पैदल सेना को अधिक बढ़ाया गया, उनको अनुशासित किया गया और यूरोपीय तरीके से युद्ध करना उनको सिखाया जाता था। बंगाल के सेना अफसरों को मद्रास और चेन्नई के सेना मुंबई के अफसरों की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता था। इसके बाद है पुलिस। भारत में नियमित पुलिस फोर्स की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। 1792 ईस्वी में जिले में को कई थानों में विभाजित किया गया। थाने का मुखिया दरोगा होता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस वाले उसकी मदद करते थे। जिलों में शांति व्यवस्था कायम रखने का कार्य जमींदारों के हाथों में से ले लिया गया। दरोगा सामान्यतः भारतीय होता था। विभिन्न पुलिस स्टेशनों के दरोगा जिला सुपरिटेंडेंट के नियंत्रण में होते थे। वह सामान्यतः ब्रिटिश होता था। चौकीदार गांवों की देखभाल करते थे। कोतवाल शहरों की कानून व्यवस्था देखते थे। पुलिस के मुख्य कार्य थे आंतरिक कानून व्यवस्था कायम रखना, चोरों, डाकुओं और ठगों से सुरक्षा करना, महामार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कई बार पुलिस हिंसा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए उत्तरदायी भी होती थी। इसमें लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी। वे शांति कायम रखने के लिए की आड़ में लोगों को जान से मार देते थे। पुलिस के इस तरह का व्यवहार का प्रमुख कारण अशिक्षा, कम वेतन और असुविधाओं की कमी थी। अब भारत में नियमित पुलिस फोर्स की स्थापना
की गई। ये किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1792 ईस्वी में प्रत्येक जिले में कई थाने में विभाजित किया गया। सब में थाने का प्रमुख जो होता था वो दरोगा होता था। उसका काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वो पुलिस की मदद से ऐसा करता था। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना पहले जो जमींदारों के हाथों में थी उससे लेकर दरोगा को सौंप दिया गया। विभिन्न स्टेशनों पर दरोगा, जिला सुपरिटेंडेंट नियुक्त होते थे। सामान्यतः ब्रिटिश होता था। जो बड़े अफसर होते थे पुलिस के, सेना के, वो सब ब्रिटिश होते थे। छोटे सूबेदार तक के पोस्ट भारतीयों को दिया जाता था। चौकीदार जो होता था गांव की देखभाल करता था। कोतवाल शहरों में कानून व्यवस्था बनाने का काम करता था, देख रेख करता था। ये सभी पुलिस के कार्य थे। लेकिन कई बार हिंसा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का काम भी पुलिस लोग करते थे। इसका कारण ये था कि वो कम पढ़े लिखे थे, उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी, कम वेतन दिया जाता था। इस कारण अब है स्वमूल्यांकन। प्रभावशाली न्यायिक व्यवस्था व सेना आदर्श प्रशासन तंत्र हेतु आवश्यक है। अपने विचार बताइए। उसके बाद है महत्वपूर्ण तिथियां। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान मिला, जिसके तहत उसे पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर के शाही फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 23 जून 1757 में प्लासी युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर युद्ध। 1772 प्रशासन में द्वैत शासन का उन्मूलन। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। 1833 भारत में कानून कमीशन का गठन। उसके बाद है महत्वपूर्ण बिंदु। प्राचीन काल से ही भारत में पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल के सूबेदार सुल्तान शुजा की इजाज़त से शुरू की थी। 1757 में प्लासी युद्ध अंग्रेजों की भारत में पहली महत्वपूर्ण जीत थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने बेहतर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।